हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, 7 जुलाई को आप सभी का यानी कि सीटेट का एग्ज़ाम है। और बहुत सारे लोग एग्ज़ाम हर साल देते हैं, इस बार भी देंगे, लेकिन उनका पेपर नहीं निकलता है। 1 नंबर से 2 नंबर से उनका पेपर छूट जाता है, या फिर कई बार ऐसे भी होता है कि वो पूरा जो क्वेश्चन होता है 150 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। कई बार उनको जो है क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होती है। कई बार जो है बहुत सारे ऐसे कई बार जो है 1-2 सब्जेक्ट छूट जाते हैं, उसमें क्वेश्चन छूट जाते हैं। कई बार पूरा पूरा सब्जेक्ट, जैसे आप मान लीजिए कि संस्कृत हो गया, संस्कृत के पूरे पूरे क्वेश्चन ही छूट जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, यानी कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम है आप सभी जानते हैं कि 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और 2.5 घंटे का समय होता है। 150 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे का समय होता है। और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। एनसीईआरटी ही पूछा जाता है, अब तक कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी ठीक है, जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो अच्छे नंबर से नहीं निकल पाता, क्योंकि सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। टाइम ही कम पड़ जाता है, पेपर सॉल्व भी नहीं हो पाता है। तो आज की क्लास में यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो आपका पेपर होता है जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, उसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ताकि जो टाइम का मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो जाए, यानी कम समय में आप पेपर को सॉल्व कर पाएँ। हम आपको अपनी बात बताएं, मेरा जो पेपर हुआ था ऑनलाइन एग्ज़ाम था। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम में लोग कहते हैं कि ज़्यादा टाइम लगता है। हमने जो पेपर दिया था, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, दोनों को पेपर करने के बाद भी हमारा उसमें 20-20 मिनट बाकी रह गया था। एक में 20 मिनट था, एक में लगभग 25 मिनट के आसपास था। ठीक है, मतलब इस तरीके से हमने अपना टाइम मैनेजमेंट किया था कि हमारा टाइम बच गया था। ठीक है, और दोनों का हमने फर्स्ट पेपर पे ज़्यादा फोकस किया था, सेकंड पे नहीं दिया था, लेकिन दोनों पेपर आराम से निकल गए थे। उसमें जो है हमें दिक्कत नहीं हुई थी। तो बहुत ही अच्छे से टाइम मैनेजमेंट हो जाता है अगर आप जिस तरीके से हम बताते हैं उस तरीके से उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पेपर फर्स्ट का। जिन लोगों का पेपर फर्स्ट है, हमने बताया था मॉर्निंग की जो हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बताया था कि जो पेपर जिनका फर्स्ट है उनका पेपर सेकंड टाइम होगा, और जिन लोगों का पेपर फर्स्ट सेकंड है उनका पेपर यानी कि फर्स्ट टाइम उनका पेपर होगा। ठीक है, यानी कि टाइमिंग चेंज होगा, ये जस्ट अपोजिट हो गया है। जिनका प्राइमरी लेवल का है उनका पहले मॉर्निंग में होता था, अब उनका दूसरी शिफ्ट में होगा, इवनिंग टाइम में। और जिनका जो है फर्स्ट पेपर है उनका जो है सेकंड टाइम होगा, यानी सेकंड टाइम जो होगा वो जो सेकंड पेपर होगा वो फर्स्ट टाइम होगा, और जो फर्स्ट पेपर होगा वो सेकंड टाइम होगा। तो जस्ट अपोजिट होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, और देखते हैं सबसे पहले कि जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वैसे तो जानते होंगे, फिर भी देख लेते हैं। पहला होता है बाल विकास, ठीक है, यानी कि CDP। दूसरा होता है गणित, ठीक है, यानी कि मैथ। तीसरा होता है पर्यावरण अध्ययन, यानी कि EVS। और चौथा होता है आपका भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, यानी कि एक होता है भाषा फर्स्ट में हिंदी कंपलसरी होता है, और दूसरे में जो है कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको जो है CDP नहीं आ रही होती है। मान लीजिए कि आपको CDP नहीं आती है, तो आप CDP नहीं सॉल्व करते हैं, गणित नहीं आ रही, इसको भी नहीं सॉल्व करते, सीधा पहुंच जाते हैं आप EVS में। मान लीजिए आपकी EVS बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छी तैयारी करी EVS में, तो डायरेक्ट आप EVS में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और EVS में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन आ रहे होते हैं, और इसमें जो है आपको जहाँ 30 मिनट लगाना, कई बार यहाँ पे 40 मिनट लगा देते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यही लगा देते हैं। आपको ये नहीं पता होता कि आप इससे पहले भी कुछ जो सब्जेक्ट है उनको छोड़ चुके हैं। ठीक है, पूरा टाइम यही लगा देते हैं। तो इस तरीके से आपको नहीं सॉल्व करना। सबसे पहले आपको जो है सीरियल वाइज, यानी पहला जो आपको भाग फर्स्ट में CDP मिलेगा। आप CDP में चाहे आपको 10 ही क्वेश्चन क्यों ना आते हों, सबसे पहले आपको CDP सॉल्व कर लेना। जो क्वेश्चन आपको आते हों वो पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उन पे आप गोला लगाइए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, उसके बाद आता है गणित का पेपर, यानी गणित का सब्जेक्ट। गणित सब्जेक्ट में भी 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हर आपके सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट में जो है 30-30 नंबर के होते हैं, तो गणित भी आपका 30 नंबर का होता है। अब ज़रूरी नहीं कि आपको जो है गणित नहीं आती है तो आप सॉल्व ही नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो इसमें 15 नंबर का आपका कंटेंट आता है, 15 नंबर का पेडागोजी आता है। तो आप अगर आपको कंटेंट नहीं आता, यानी कि आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते, तो कम से कम 15 नंबर के पेडागोजी तो आप सॉल्व करके ही जाइए। ठीक है, तो 15 नंबर के पेडागोजी आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए।
30 नंबर का यहाँ पे मान लीजिए CDP में आपका जो है 15 से 20 क्वेश्चन ही आते हैं, तो 15 से 20 क्वेश्चन आप सही करिए और तुरंत जो है OMR फिल कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप 20 नंबर यहाँ पे पेपर में आपने टिक लगा लिया, OMR आप नहीं फिल कर रहे हैं। जैसे ही आप CDP में चाहे आपको 10 क्वेश्चन आ रहे हो, 15 आ रहे हो, 20 क्वेश्चन आ रहे हो, जितने भी आ रहे हो, जो भी समझ में आ रहा है कि आपको लगता है कि ये जो है सही है, तो उनको पेपर में हल्का सा टिक लगाइए और OMR तुरंत फिल कर लीजिए। 30 नंबर का आप यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है। जो बचेगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसका OMR नहीं फिल करना है, वो जगह छोड़ देना। जब सेकंड टाइम आपको टाइम बचेगा तो दोबारा से आप आके यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, फिर वहाँ पे तुक्का जो भी लगाना है वहाँ पे लगाइएगा। लेकिन जो पहले आते हो पहले उनको टिक करिए पेपर में हल्का सा, उसके बाद OMR भी फिल कर लीजिए। उसके बाद आइए फिर गणित में भी जो क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि आपको सवाल नहीं सॉल्व कर पाते हैं, आपको कंटेंट नहीं आता है, आप पेडागॉजी सॉल्व कर लीजिए। 15 नंबर की पेडागॉजी में जो समझ में आता है वो सॉल्व करिए और OMR फिल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है EVS में जो भी क्वेश्चन आपको आते हों, जाहिर सी बात इसमें जो है पेडागॉजी भी आती है, कंटेंट भी आता है, सारे NCERT से ही क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आता है आपको वो सॉल्व करिए और OMR फिल कर लीजिए, ठीक है। यानी कि आप जो है जो भी सब्जेक्ट सॉल्व करें, चाहे CDP सॉल्व करें, गणित सॉल्व करें या EVS सॉल्व करें, आप पेपर में हल्का सा टिक लगाएं ताकि आपको OMR फिल करते समय कोई दिक्कत ना हो और तुरंत आप OMR फिल कर लें। ये ना हो कि आप सारे पेपर सॉल्व करने के बाद आप OMR फिल करने बैठेंगे तो फिर आप दिक्कत कर जाएंगे, वहाँ पर गलतियाँ भी हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आता है भाग 4। अब भाग 4 में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं वो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि उनका जो भाषा फर्स्ट है वो कौन सा है, भाषा सेकंड कौन सा है, ठीक है। तो आप इसके लिए आप अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। आपके एडमिट कार्ड में पूरी तरह से लिखा रहता है कि आपका भाषा प्रथम कौन सा है, भाषा द्वितीय कौन सा है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि आपका भाषा प्रथम कौन सा है। मान लीजिए हिंदी है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं भाषा प्रथम में हिंदी ही लेते हैं, ठीक है। तो आप कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे कि आपका भाषा प्रथम हिंदी है, तो आपको कितने से कितना सॉल्व करना है। तो अगर आपने भाषा प्रथम में हिंदी लिया है तो 91 से 120 तक के क्वेश्चन जो हिंदी के होंगे वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। इनमें जो भी आता है आपको, जो गद्यांश या पद्यांश दिए गए हैं वो उसमें जो चीज़ें आती हैं उनको सॉल्व करिए और OMR फिल कर दीजिए। जो पेडागॉजी आता है, पेडागॉजी 15 नंबर का आता है, 15 नंबर पेडागॉजी सॉल्व करिए और OMR फिल कर दीजिए, ठीक है। इतना ध्यान रखना है कि 91 से 120 वाले जो हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हिंदी आपको 2 मिलेंगे, ठीक है। हिंदी भी 2 मिलेगा, अंग्रेजी भी 2 मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको जो हिंदी फर्स्ट होगा वो 91 से 120 का ही सॉल्व करना है हिंदी प्रथम में। आप दूसरी बार जो भाग 5 का जो भाषा द्वितीय है इसमें आप हिंदी आपको नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। एक ही हिंदी सॉल्व करना है। अगर आपने भाषा प्रथम में लिया है तो वो 91 से 120 तक का ही हिंदी है वो सॉल्व करना है। अब बचता है भाषा द्वितीय भाषा में आपने अगर अंग्रेजी लिया है तो 121 से 150 तक का क्वेश्चन सॉल्व करना है। मान लीजिए आपने संस्कृत लिया तो संस्कृत के लिए शायद दूसरी बुकलेट मिलती है, क्योंकि हमने ऑनलाइन दिया था तो हमारा उसमें कोई बुकलेट का वो सीन नहीं था, ठीक है। अब जो ऑफलाइन होने लगे हैं तो जो संस्कृत का होता है इसकी अलग बुकलेट होती है, उसमें दिक्कत नहीं होती द्वितीय लैंग्वेज में, ठीक है। तो फर्स्ट लैंग्वेज में आपको ध्यान रखना, द्वितीय अगर आपने संस्कृत लिया है तो आपको दूसरी बुकलेट मिलेगी। अगर आपने अंग्रेजी लिया है तो फिर 121 से 150 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। यानी जो भी आप फर्स्ट जो भाग है बाल विकास का CDP का, उसको 30 क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो भी आते हैं उसको सॉल्व करिए, पेपर में हल्का सा टिक लगाइए और OMR तुरंत फिल कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको कन्फर्म है तो, जो कन्फर्म नहीं है, थोड़े डाउट में है, उनको छोड़ दीजिए। तब दोबारा से आपके पास टाइम बचता है तो दोबारा से उसमें तुक्का जो भी लगाना है आप उसमें लगाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अब आता है कि आप जैसे कि कुछ क्वेश्चन होते हैं आपको कंफर्म होता है कि इसका यही आंसर होगा तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे। कुछ चीज़ें होती नहीं समझ में आती हैं तो ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो वहाँ पे जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे ज़्यादातर जो पेपर होते हैं, चाहे वो आपका बाल विकास हो या फिर आपका EVS हो, हिंदी हो, मैथ हो, इसमें जो पेडागॉजी के ज़्यादा से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उसमें कुछ पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट देख रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक क्लास लिया था और निगेटिव और पॉजिटिव, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट है सभी डिस्कस किया था। इसमें कुछ है हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपको मान लीजिए कुछ जो आपके कंफर्म थे आपने क्लियर कर लिया, कुछ चीज़ें आपने डाउट में छोड़ रखा है, ठीक है। तो डाउट में अगर छोड़ रखा है तो वहाँ पे
कुछ पॉजिटिव वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा कि ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स तो नहीं है। अगर ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स मिलते हैं आपको ऑप्शन में, तो उस ऑप्शन को आप सही करके चले आइए, सही हो जाएगा। ठीक है। जैसे बच्चे को अवसर देना, हमेशा बच्चे को अवसर देना है, टीचर को अवसर देने की बात नहीं करना है। यहाँ पे चर्चा में शामिल करना, किसको? टीचर को नहीं, बल्कि बच्चे को चर्चा में शामिल करना है। मातृभाषा का प्रयोग बच्चे के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चा अगर मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको जो है हम पॉजिटिव मानेंगे। दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। कहीं भी अगर किसी भी ऑप्शन में बाल केंद्रित शिक्षा दिख जाए तो इसको, अगर आपको नहीं भी आता, बिल्कुल भी नहीं आता, आपने छोड़ रखा है कि हमें कुछ भी नहीं आता, इसके लिए क्या करें, तो बाल केंद्रित शिक्षा अगर देखने को मिल गई है ऑप्शन में और क्वेश्चन पॉजिटिव है तो वहाँ पे इसको टिक करके चले आइए, सही हो जाएगा। सृजनात्मकता, ये एक ऐसा शब्द है, इससे ही पूरा आपका जो है एक ऑप्शन सही हो सकता है, सृजनात्मकता से। ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है और पॉजिटिव क्वेश्चन में जो ऑप्शन सृजनात्मकता दिख गया है ऑप्शन में, तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, लास्ट पॉइंट में आप ये वर्ड आपको देखने को मिल जाए तो उस ऑप्शन को आप सही कर दीजिएगा। गतिविधि, जहाँ पर एक्टिविटी की बात हो रही हो, उसमें बच्चे की एक्टिविटी की बात हो रही हो, तो ये भी आपका पॉजिटिव है, इसको देख के ही आप जो है ऑप्शन को सही कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भ्रमण करना। भ्रमण करना या करवाना, अगर कोई टीचर भ्रमण पे बच्चों को ले जा रहा है तो ये ऑप्शन हमेशा सही हो जाएगा, इसको सही कर देना। और दूसरा है करके सीखना, अगर बच्चा खुद करके सीख रहा है, खुद एक्टिविटी करके सीख रहा है, तो इसको हमेशा पॉजिटिव मानना है। कहीं भी किसी वर्ड में करके सीखना शब्द देखने को मिल जाए तो इसको आंख मूंद के लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। ये हम लास्ट पॉइंट में बात कर रहे हैं, जब आपको लगे कि आपको कुछ भी नहीं आता है, कहाँ से सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, तो ये देखने को मिलेगा। ठीक है। एक और है ट्रिक, उसको भी बताएंगे आगे। ठीक है। दूसरा होता है निगेटिव वर्ड। कुछ नेगेटिव होते हैं, जैसे कठोर नियम हो गया, व्याकरण रटना या कंठस्थ करना, व्याख्या करना, वर्णन करना, दंड देना, केवल। ठीक है। ये कुछ निगेटिव वर्ड्स हैं, इनको देख के आप क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन में निगेटिव है तो ये निगेटिव होगा, सही होगा। अगर निगेटिव नहीं है, क्वेश्चन पॉजिटिव है और क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं उसमें ये सारे वर्ड अगर देखने को मिल जाए तो वो क्वेश्चन कभी भी या वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये हो गई पॉजिटिव और निगेटिव की बात। दूसरा है कि कौन सी ऐसी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो है बार बार एग्ज़ाम ना देना पड़े। जाहिर सी बात है, कोई एग्ज़ाम देने जाता है तो यही सोच के जाता है कि वो उसका एग्ज़ाम निकल जाए, दोबारा देना ना पड़े। ठीक है। तो हमेशा पेपर सॉल्व करते समय दिमाग में ये चीज़ बैठा के जाइए कि बच्चे को हमेशा क्या करना है, सम्मान देना है, उसको भगवान मानना है। ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि लोग टीचर को बहुत अच्छा समझते हैं, बच्चे से भी ऊपर टीचर को समझते हैं, लेकिन अब ऐसा नियम नहीं चलता है। टीचर को भी बच्चे को सम्मान देना है, बच्चे को भगवान मानना है, यही मान के आपको पेपर सॉल्व करना है, तब आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये पहली बात है। दूसरी बात कि बच्चे को पहले रखना है, अध्यापक को बाद में। कहीं भी किसी भी प्रश्न में आता है, अगर अध्यापक को पहले माना जाता है तो वो जो है ऑप्शन हमेशा क्या होगा, गलत होगा। वहाँ क्या करना है, बच्चे को पहले रखना है। ठीक है। अध्यापक को बाद में। उसके बाद एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मान लीजिए आपने सीडीपी के लगभग 25 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है। 20 आपके डाउट में थे, 20 आपके क्लियर थे, आपने 20 कर लिए पहले। उसके बाद 5 जो है डाउट में थे, आपने पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान रखा, कर लिया। उसके बाद मान लीजिए कि टोटल 25 कर लिया और 5 क्वेश्चन ऐसे बच रहे हैं, मान लीजिए 10 क्वेश्चन ऐसे बच रहे हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आता कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। उसके लिए लास्ट पॉइंट में जब आपके पास कोई भी चारा ना बचे तो आप एक चीज़ को हमेशा देखना है कि सबसे बड़ा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ऑप्शन होगा, वही आपको क्या कर देना है, वही टिक लगा देना है। मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन है। ठीक है। ये इतना बड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्वेश्चन है और ये ऑप्शन दिए हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है। ठीक है। तो इन ऑप्शन में आपको देखना है कि सबसे बड़ा यानी कि सबसे लंबा ऑप्शन कौन सा है। अब देखिए इसकी लंबाई यहीं तक है। ठीक है। इसकी लंबाई इस ऑप्शन की यहीं तक लंबाई है और ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसकी लंबाई यहाँ तक है। तो आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, जब आपको कुछ भी ना समझ में आए, आपको लगे कि यार क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, करके जाना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है, तो उस केस में क्या करना है कि उस क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा ऑप्शन दिखे आपको उसी को टिक कर देना है। ठीक है। 99% ये होता है कि ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन होता है सबसे बड़ा वाला, ये जो है सही होता है। तो अगर आपको कुछ भी ना है, लास्ट पॉइंट में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको लगे कि इतने क्वेश्चन हमारे छूट जाएंगे, तो उसमें आपको सबसे बड़े क्वेश्चन को देखना है और वही OMR में फिल कर देना है। ठीक है।
इस तरीके से करेंगे तो कम से कम आप अगर 10-15 क्वेश्चन पूरा यानी जो पाँचों सब्जेक्ट को मिलाकर अगर 10 से 15 क्वेश्चन है या 20 क्वेश्चन आप अगर आप इस तरीके से करते हैं तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन उसमें सही होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये ट्रिक आप अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक थी, इसको आजमाइएगा ज़रूर अगर आप चीज़ें नहीं समझ में आई लास्ट पॉइंट में। ठीक है, बस ये करना है कि जो भी चीज़ें समझ में आती है उसमें जल्दी टिक करना है और जल्दी जल्दी गोला भरना, ताकि आपको ये सारी एक्टिविटी करने के लिए टाइम बचे। नहीं तो आपके दिमाग में चल रहा है कि हमें तो ये भी करना है और आपके पास टाइम ही ना बचे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, दूसरा चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट के लिए। जैसे टाइम मैनेजमेंट वहाँ भी नहीं हो पाता जहाँ पे आप सारे जो ओएमआर है एक साथ फिल करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कई बार होता है जैसे यहाँ पे ऐसे दिए होते हैं आपके जो है ओएमआर ऐसे दिया होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कई बार आपने यहाँ पे फिल कर दिया जल्दी जल्दी में और दूसरे वाले क्वेश्चन का भी यहाँ पे फिल कर दिया, तो इस तरीके से फिर आपका पूरा सीक्वेंस बिगड़ जाता है। आप जब यहाँ गलत कर गए तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, गलत करते चले जाएंगे, पूरा 150 के 150 बर्बाद चले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि 30-30 नंबर का आप ओएमआर फिल करिए। ठीक है, तो इस तरीके से फिल करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, क्वेश्चन आपके यानी कि ओएमआर गलत तरीके से भी नहीं फिल होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने बताया कि एक साथ सभी गोले ना बने। हमने बताया कि एक साथ सभी गोले आपको नहीं फिल करने हैं। जितने आपको सही लगे, जैसे सीडीपी में आपने 20 क्वेश्चन आपको सही लग रहा है तो 20 क्वेश्चन आप जो है टिक करिए पेपर में हल्का सा, ओएमआर फिल कर लीजिए। 10 क्वेश्चन नहीं आते 10 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, दोबारा जब आप अटेम्प्ट करेंगे दोबारा से में जो भी चीज़ें क्लियर लगे आप फिल करते चले जाइए, दोबारा में कम फिल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पेपर को एक साथ ना करें, वही मतलब है कि सभी को एक, ऐसा कई बार होता है कि लोग 1 से लेके 150 तक के क्वेश्चन पहले ही एक बार में एक सांस में कर जाते हैं, टिक करके चले जाते हैं। उसके बाद फिर ओएमआर शीट लेके बैठते हैं, फिर 1 से लेके 150 तक भरने बैठते हैं। वहीं पर गलतियाँ जब बीच में अगर कहीं भी मिस्टेक हो गई तो पूरा ओएमआर आपका बेकार हो जाता है। कितना भी आपने अच्छा पेपर किया हो, अगर आपने कहीं पर भी किसी भी ओएमआर में अगर डबल भर दिया है तो वो आपका जो सीक्वेंस होता है वो जो है फिर वैसे ही होता चला जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। 30-30 को डिवाइड कर लीजिए कि 30 आपको सीडीपी में जितने आते हैं पहले उतने आप हल्का से पेपर में टिक करिए, उसके बाद ओएमआर फिल कर लीजिए। फिर उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट में जाइए, जो भी आता है उतना टिक करिए, हल्का सा ओएमआर फिल कर लीजिए। जो बचता है आप दोबारा जो टाइम बचता है दोबारा में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पेपर में टाइम नहीं बचता है टाइम, दोबारा से टाइम आपके पास रहेगा, दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। जो ट्रिक हमने बताया वो जो है वहाँ पे देख लीजिएगा, ट्रिक लगा के अगर लगता है तो अच्छी बात, नहीं लगता तो वैसे भी आपको नहीं आता वो क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से करना है। लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट में क्या लिया है, लैंग्वेज सेकंड में क्या लिया है। फर्स्ट है तो कितने से कितने तक सॉल्व करना, हमने ये भी बता दिया है। पेपर को 2 राउंड में करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक हमने बताया कि इकट्ठे नहीं कर देना है कि आपको इकट्ठे ही खा लेना है, ऐसा नहीं करना है। एक बार में आपको जो चीज़ें एकदम क्लियर लग रही हैं वो करते चले जाइए। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं उसमें गोला लगाइए। हाँ, गोला ज़रूर लगाइए ताकि चीज़ें पता रहे कि आपने इस क्वेश्चन को कर लिया है, ये क्वेश्चन अभी आपका बाकी है। तो टिक लगाइए, ये गोला लगाइए, चीज़ करके रखिए ताकि चीज़ें क्लियर रहे कि आपको ये क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो टाइम मैनेजमेंट इसी तरीके से होता है। अगर इन छोटे छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत ही आसानी से कम समय में सॉल्व कर लेंगे। भाई हमने तो इसी तरीके का अपनाया था, आप भी अपना सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, इकट्ठे सॉल्व नहीं करना है। ऑप्शन हमने बताया जहाँ पे कुछ भी नहीं आता हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं मिल रहा है, तो आप सबसे बड़े ऑप्शन को चूज करिए, जहाँ जो आपके ऑप्शन में सबसे बड़ा यानी लंबाई में सबसे बड़ा हो उसको आपको देखना है और टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको ओएमआर फिल कर लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रखते हैं तो जो है आपका पेपर कम समय में सॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, जब आपको एग्ज़ाम सेंटर में जब जाते हैं तो आप टाइम से जो है आपको अगर ओएमआर शीट मिल जाती है या बुकलेट मिल जाता है तो कोशिश करिएगा कि उसमें ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा। जो चीज़ें समझ में आती वो आप पहले फिल कर दीजिए, जो समझ में नहीं आती हैं जो आपके क्लास में टीचर होते हैं उनसे पूछ के आप फिल कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं समझ में आता वो आपको बिल्कुल भी नहीं फिल करना है। ठीक है, बाकी ओएमआर कैसे फिल करना है उसके बारे में हम कल की वीडियो में बता देंगे। आपका एग्ज़ाम परसों है तो कल क्लियर कर देंगे कि आपको ओएमआर किस तरीके से फिल करना है। ठीक है, तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पूरी उम्मीद है कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लेंगे अगर इन तरीक़ों का यूज़ करते हैं तो। ठीक है, आई होप आप सभी को आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी।
और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डाले, जो भी क्लासेस हो, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी क्लास स्किप ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।